नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो है नॉट सेट 2020 सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विच विल सॉल्व विद रैशनले। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं रैशनले के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन टू द चाइल्ड द नर्स शुड। क्या करेंगे हम जब आप पेरेंटल पेरेंटल मतलब बिसाइड एंट्रल मतलब मुंह से नहीं दे के आप आईवी दे रहे हो। तो जब आप आईवी आयरन दे रहे हो या आईएम तरीके से दे रहे हो, है ना, आईवी आईएम सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल, ये चार रूट होते हैं पेरेंटल रूट। तो आईवी या आईएम आप आयरन दे रहे हो तो आप कैसे देंगे, है ना। ज्यादातर आयरन जो है वो आईएम प्रीफर करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर आईवी देते हैं। तो हम आईएम मान के चलते हैं, यहाँ पे आईएम आप दे रहे हो आयरन। चेंज नीडल आफ्टर ड्रॉइंग द ड्रग इनटू द सिरिंज। सिरिंज में ड्रग को ड्रॉ करने के बाद में नीडल को चेंज करेंगे। अप्लाई आइस पैक टू द साइट आफ्टर द इंजेक्शन। इंजेक्शन देने के बाद में साइट के ऊपर आइस पैक अप्लाई करेंगे। रोटेट इंजेक्शन अमंग द फोर एक्सट्रीमिटीज। इंजेक्शन को रोटेट करते हुए लगाएंगे। फर्मली मसाज द साइट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द निडल। निडल को विड्रॉल करने के बाद में साइट के ऊपर मसाज करेंगे और वो भी फर्मली मसाज करेंगे। जब आप प्रिपरेशन दे रहे हैं आयरन प्रिपरेशन चाइल्ड को, तो आप किस तरीके का मेथड यूज करेंगे, विच इज द करेक्ट वन। चार ऑप्शन को देखते हैं तो नॉर्मली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद में के जो थोड़े बहुत मेथड है उस तरीके के रहते हैं। लेकिन आयरन प्रिपरेशन जो है उसको देने का तरीका जो कि जेट ट्रैक टेक्निक के द्वारा हम देते हैं, तो देने का तरीका और उसको जो है उसको मैनेज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको जेट ट्रैक मेथड से हम मेडिकेशन देते हैं किसी मरीज को, जेट ट्रैक टेक्निक वहाँ पे काम में लेते हैं। तो उस टेक्निक से इंजेक्शन देने पे हमें थोड़े तरीके अलग होते हैं। तो चेंज द नीडल आफ्टर ड्रॉइंग द ड्रग इनटू द सिरिंज, अप्लाई आइस पैक, रोटेट इंजेक्शन अमंग द फोर एक्सट्रीमिटीज और फर्मली मसाज द साइट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द नीडल। तो होता क्या है कि ये जो दवाई होती है आयरन प्रिपरेशन और जो भी ऑयली मेडिकेशन होते हैं जिनको डीपली हम कंसिडर करते हैं, ज्यादातर वो मेडिसिन जो होती है उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है। वो मेडिसिन वहां पे रहती है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो जब वो वहां रहती है तो हम जब भी मल्टीपल इंजेक्शन काम में लेते हैं तो हमें चारों जगह पे मतलब रोटेट करके इंजेक्शन को लगाने होते हैं, है ना। इंजेक्शन को जो है रोटेट करके लगाना होता है। उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि अगर आप एक ही जगह पे मेडिसिन दे रहे हो तो वहां पे तो है इंजेक्शन के बाद में पोस्ट इंजेक्शन जो है कॉम्प्लिकेशन की संभावना रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, वी हैव टू रोटेट द इंजेक्शन अमंग द फोर एक्सट्रीमिटीज। चेंज द नीडल आफ्टर विड्रॉइंग द ड्रग, ये ज्यादातर हम करते हैं पर यहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये एम्पुल फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो इसका जरूरत नहीं होता है। ज्यादातर जो है वाइल जो होती है उनमें इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। आइस पैक जो है साइट के ऊपर अप्लाई, अगर वहां पे कोई पोस्ट इंजेक्शन कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अपने को एडिमा दिख रहा है, पेन हो रहा है, तो थोड़ा मदद करता है। और फॉर्मली मसाज हर आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद हम नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पे आयरन के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है और स्पेसिफिक आंसर बनेगा। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेबेंडाजोल टू ए 4 year old चाइल्ड, 4 साल का बच्चा है, मेबेंडाजोल आप दे रहे हैं, पिन वर्म के लिए ये दे रहे हैं। द नर्स शुड ऑब्जर्व द चाइल्ड, किस चीज के लिए आप चाइल्ड को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन के लिए, सेकंड है पंक्चुएशन के लिए, थर्ड है वर्म इन द स्टूल एंड फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो मेबेंडाजोल जो है वो एक एंटी जो है एलमेंथिक ड्रग मानी जाती है और ये वर्म को डेस्ट्रॉय करने के काम आती है। मेबेंडाजोल एक दवाई है जो वर्म को खत्म करने के लिए हम काम में लेते हैं। वर्म तरह तरह के होते हैं, इनको इन्फेक्टिव लार्वा कहते हैं, हुक वर्म और जो है अलग अलग तरीके के वर्म, गुनिया वर्म और इस तरीके के वर्म इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे एक बड़ा नाम जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं एस्केरियसिस लुम्ब्रिकेंस, जिसका ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिशन होता है, जिसको राउंड वर्म बोला जाता है, एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइडस। हुक वर्म जो होता है उसको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल के नाम से हम जानते हैं, है ना। और ड्रैकनक्यूलोसिस जो होता है गुनिया वर्म उसको कहते हैं, ड्रैकनक्यूलोसिस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जब भी आप इनको देते हैं बच्चे को मेबेंडाजोल,
तो ये वर्म जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे। 4 साल के बच्चे को पिन वर्म के लिए आप दे रहे हैं मेबेंडाजोल, तो ये वर्म जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे। और ये वर्म जब एक्सक्रीट आउट होते हैं स्टूल के थ्रू, तो हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि भाई वर्म जो है वो बाहर निकले या नहीं निकले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि वी हैव टू ऑब्जर्व द वर्म इन द स्टूल, है ना, स्टूल में वर्म को ऑब्जर्व करें। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कभी कभी हम ज्यादा सोच लेते हैं कि मेबेंडाजोल से कन्वर्जन आ सकते हैं या हाइपरटेंशन या खतरनाक है, कन्वर्जन तो ऑब्जर्व करने ही पड़ेंगे। अब तो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, कन्वर्जन आएंगे ही नहीं, बहुत रेयरली बात है, तो क्यों ऑब्जर्व करेंगे। मेबेंडाजोल आप दे रहे हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, तो आपको स्टूल को ऑब्जर्व करना है कि उसमें वर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे में मेडिसिन इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट है द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन दवाई के यूज करने का प्राइमरी रीजन क्या है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन इज दैट इज एबल टू। एक्यूट ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, है ना, जो ब्लड कैंसर है बच्चे के अंदर और आप प्रेडनिसोन यूज करते हैं, तो उसका प्राइमरी रीजन क्या है। फर्स्ट है यू वांट टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन, रिड्यूस इरेडिएशन एडिमा, सप्रेस माइटोसिस इन लिम्फोसाइट्स और इंक्रीज एपेटाइट एंड सेंस ऑफ वेलबींग। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा प्रेडनिसोन स्टेरॉइड दवाई है, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड दवाई का काम होता है एंटी इंफ्लामेटरी। इसका फंक्शन क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी। ये दवाई क्या काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन देती है। कोई भी दवाई जो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन देती है वो इन्फ्लामेशन को मिनिमाइज करती है। तो प्रेडनिसोन दवाई जो है उसका काम है इन्फ्लामेशन को मिनिमाइज करना, कम करना, है ना, इरेडियंट एडिमा को रिड्यूस करना या लिम्फोसाइट्स का सप्रेशन करना या एपेटाइज को इंक्रीज करना, ये इसका काम नहीं है। हालांकि स्टेरॉइड से एपेटाइट बढ़ता है, लेकिन हम एपेटाइट बढ़ाने के लिए इसको नहीं दे रहे हैं, हम तो इन्फ्लामेशन को मिनिमाइज करने के लिए इसको देते हैं। नेक्स्ट है एन एसेंशियल नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर द चाइल्ड विद सीवियर डायरिया। इज सीवियर डायरिया का बच्चा है, उसको केयर दे रहे हैं, तो आपका एसेंशियल नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। एक बच्चा है जो सीवियर डायरिया का है, तो उसमें एसेंशियल नर्सिंग केयर क्या रहेगा। आप उसको फोर्स फ्लूइड ओरली देंगे, उसका वेट लेंगे डेली, उसमें लॉस्ट कैलोरी को रिप्लेस करेंगे, या उसकी बॉडी के टेम्परेचर को 100 से कम रखेंगे। तो देखिएगा सीवियर डायरिया जो कंडीशन है विच विल लीड टू डिहाइड्रेशन। सीवियर डायरिया किसकी तरफ लेके जाएगा बच्चे को, डिहाइड्रेशन। तो जब हम उसमें इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेस करते हैं, सीवियर डायरिया का बच्चा जो होता है वो ओरली ले नहीं सकता, तो उसको हमें इंट्रावीनस फ्लूइड देना पड़ेगा, आईवी। और जब हम आईवी रिप्लेसमेंट करते हैं किसी बच्चे में, तो आईवी रिप्लेसमेंट सफिशिएंट हुआ या ज्यादा हो गया या अभी भी कम है, इसका पता एक ही तरीके से लग सकता है कि वी हैव टू टेक द डेली वेट, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, कि हमें डेली वेट चेक करना पड़ेगा। ओरली फ्लूइड जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, लॉस्ट कैलोरी कोई कंसेप्ट नहीं है और टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं है। तो सो करेक्ट आंसर इज बी, यू हैव टू टेक द वेट डेली, है कि नहीं है। तो बी यहाँ पे आंसर बनेगा। सीवियर डायरिया के बच्चे में डिहाइड्रेशन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट में ओवर हाइड्रेशन और सब चीजों का सही एग्जैक्टली आइडिया सिर्फ वजन से चल सकता है। चिकन बॉक्स कैन समटाइम बी फेटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। कोई बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ और जो पहले से अगर कुछ इनमें से कुछ ले रहा है, तो उसमें चिकन पॉक्स जो है वो फेटल हो सकता है। वैसे चिकन पॉक्स नॉर्मली फेटल डिजीज नहीं है, लेकिन वो फेटल बन सकती है अगर बच्चा पहले से ले रहा है। क्या, अगर बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा है या एंटी कन्वर्जेंट ले रहा है या स्टेरॉइड्स ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है, इन चार दवाई में से कुछ दवाई बच्चा पहले से ले रहा है और उसको चिकन पॉक्स हो गया, तो अब चिकन पॉक्स उसके लिए घातक हो गया। तो ऐसा क्या दवाई ले रहा था तब चिकन पॉक्स घातक हो जाता है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने सही आइडिया लगाया है। और द मेडिकेशन इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड दवाई जो होती है वो इम्यूनो सप्रेसेंट होती है। क्या होती है, इम्यूनो सप्रेसेंट। अगर कोई बच्चा पहले से इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस है, तो जो चिकन पॉक्स बीमारी करता है, वेरिसोला जोस्टर, है ना, ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, जो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ये वायरस जो होता है वो बॉडी के लिए घातक बन जाता है, फेटल बन जाता है और बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उस बच्चे का इम्यूनिटी जो है वो पहले से सप्रेस है, क्योंकि वो एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले रहा है, स्टेरॉइड। तो इम्यूनिटी सप्रेस होने के कारण वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाता है एज कम्पेयर टू वो आदमी जिसका इम्यून सिस्टम सही है। एंटीबायोटिक, एंटी कन्वर्जेंट और इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम चिकन पॉक्स के साथ में देखने को नहीं मिला है, सिर्फ इम्यूनिटी से संबंधित क्वेश्चन है और स्टेरॉइड ही इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी।
अगला है आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यू बॉन्ड्स मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोमाइलोसील के क्लोजर के बाद में सबसे असेंशियल नर्सिंग केयर क्या देंगे आप? मेनिंजोमायोसिल एक कंडीशन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको हम बोलते हैं, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर सबसे डेंजरस टाइप का डिफेक्ट होता है मेनिंजोमाइलोसिल, जिसमें लंबार एरिया के अंदर जो है वहां पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, है ना, बाइफिडा और सिस्टिका, सॉरी ओकल्टा और सिस्टिका। तो जो ओकल्टा वाला टाइप होता है, दूसरा टाइप है सिस्टिका। तो जो ओकल्टा वाला टाइप होता है वो तो हिडन होता है, ओकल्टा मतलब हिडन। तो वहां पे लंबोसेक्युलर एरिया में एक छोटा सा जो है डिंपल बनेगा, और डिंपल वाले एरिया से जो टफ ऑफ हेयर वहां पे प्रेजेंट होएगा, टफ ऑफ हेयर। तो ये तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ओकल्टा वाला टाइप। लेकिन जो सिस्टिका वाला टाइप है उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है मेनिंजोसील और एक होता है मेनिंजोमाइलोसील, है ना। तो जो मेनिंजोसील है उसमें सिर्फ मेनिंजेज इन्वॉल्व होती है, मेनिंजोमाइलोसील में मेनिंजेज और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होती है। तो जो मेनिंजोमाइलोसील है उसमें मेनिंजेज और स्पाइनल कॉर्ड जब इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पे पैरालिसिस हो जाता है लिम्स के अंदर, और नमनेस, और वहां पे पैरालिसिस होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी के बाद में पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आपको ध्यान रखना होता है, वो आपको पता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो आपने क्लोजर कर दिया, और सर्जरी के बाद में क्या असेंशियल नर्सिंग केयर होता है? तो पोस्ट सर्जिकल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका हाइड्रोसिपलस, है ना, हाइड्रोसिपलस, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, सीएसएफ। तो क्या नर्सिंग केयर होना चाहिए वहां पे? ऑप्शन देखिएगा, स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ लेग मूवमेंट, लेग के मूवमेंट को आप स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, लिमिट करेंगे, है ना, लेग के मूवमेंट को स्ट्रिक्टली लिमिट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस डेली मेजर करेंगे, डिक्रीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई डिक्रीज करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम द नेरेस से सीरियस ड्रेनेज ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोसिप्लोसिस का जब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है तो उसका पता हमें हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करके ही चलेगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है कि हम क्या करेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को डेली मेजर करेंगे। अगर आपको हाइड्रोसिप्लोसिस का पता होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, और हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर यहाँ करना बहुत जरूरी है। लेग का मूवमेंट या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या ड्रेनेज को का संबंध यहाँ पे इस बीमारी से नहीं है। तो यू हैव टू मेजर द हेड सर्कमफ्रेंस डेली for rule out hydrocephalus, that is the post operative complication of meningomyelocele. 10-month-old is brought to the emergency room for head injury after falling down the stairs. The immediate CT scan is ordered. In preparing a 10-month-old for CT scan, the nurse should 10 महीने का बच्चा है, CT scan के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हेड इंजुरी लेके आया है, तो CT scan प्रिपेयर करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? सेव करेंगे हेड को, प्रिस्क्राइब सेडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन्फेंट को प्रोसीजर, और स्टार्ट कर देंगे प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। जो भी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है वो प्रिस्क्राइब है वो स्टार्ट करेंगे। आप क्या इमीडिएट एक्शन लेंगे? सीटी स्कैन ऑफ द हेड वहां पे करना है। विच इज द करेक्ट आंसर? आपका सही एक्शन क्या होना चाहिए जब मरीज को हेड का सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब है? और देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि हेड का सेव करेंगे। तो सीटी स्कैन जब भी किसी बच्चे का करना होता है तो हेड की सेविंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हेड की सेविंग जो होता है वो बिल्कुल भी जरूरी वहां पे नहीं होता है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है इन्फेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, तो ये इन्फेंट जो है वो उस काबिल नहीं है कि इसको हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करें, क्यों, इन्फेंट को कोई प्रोसीजर समझ नहीं आता। तो ए और सी तो गलत हो गया। अब दो बचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब सेडेटिव और स्टार्ट प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। फॉलिंग हुआ है बच्चा स्टेयर से और इमीडिएटली सीटी स्कैन ऑर्डर हुआ है, तो अगर बच्चा अनकॉन्शियस है तब तो हमें सेडेटिव की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा इरिटेट है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब हमें सेडेटिव देने की जरूरत है। तो सेडेटिव के कंसेप्ट में दो सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, क्वेश्चन में ऐसा क्लियर नहीं किया हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है बच्चा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। लेकिन चाहे बच्चा कॉन्शियस हो चाहे बच्चा अनकॉन्शियस हो, आईवी फ्लूइड तो उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू स्टार्ट द प्रिस्क्राइब आईवी फ्लूइड, आप स्टार्ट कर दो सीटी करते समय बच्चे का। और अगर वो बच्चा इरिटेट हो रहा है देन हम सेडेटिव देंगे, इसलिए बी आंसर नहीं बनेगा। द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? डी इज द करेक्ट वन। वी हैव टू स्टार्ट द प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जिसके अंदर कभी कभी एंटी कन्वर्जन हम शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे को कन्वर्जन ना आए। हेड इंजुरी के मरीज कन्वर्जन की रिस्क पे होता है। नेक्स्ट है सीवियर मसल वेस्टिंग हुई है, ग्रोथ फेलियर हो गया, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो गया है। सीवियर मसल वेस्टिंग है, ग्रोथ फेलियर है, और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है। किसके फीचर है? बेरी बेरी, स्कर्वी, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। सारी फीचर
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, और दो कंडीशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, क्वासिओरकोर और मेरास्मस। यहाँ पे तीनों सिम्टम जो दिए हुए हैं, सीवियर मसल वेस्टिंग हुई है, ग्रोथ फेलियर हुआ है, और सबक्यूटेनियस फैट का बिल्कुल लॉस हो चुका है। तो देखिएगा इस तरीके के फीचर जिसमें एडिमा वर्ड नहीं दिया गया हो, वो ज्यादातर मेरास्मस से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर मेरास्मस बनेगा, लेकिन क्वासिओरकोर में भी मसल वेस्टिंग होती है, ग्रोथ फेलियर होता है, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस होता है, लेकिन साथ में एडिमा होता है। तो एडिमा जब नॉर्मली देखने को मिलता है तब वो क्वासिओरकोर होता है, बिना एडिमा मेरास्मस होता है, और मेरास्मस वाले बच्चे में ओल्ड लुक देखने को मिलता है बच्चे का, वहां पे एडिमा होता है, यहाँ ओल्ड लुक होता है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर डी मानेंगे मेरास्मस, बाकी दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन जब एडिमा स्पेसिफिक करके नहीं दिया गया है तो मेरास्मस ज्यादा अच्छा आंसर है एज कम्पेयर टू क्वासिओरकोर। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और बेरी बेरी जो होता है बेरी बेरी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है थायामिन, विटामिन बी 1, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। दो तरह की बेरी बेरी होती है, ड्राई और वेट, और ड्राई बेरी बेरी जो है उसमें नर्वस सिस्टम के साइन आते हैं, और वेट बेरी बेरी जो होते हैं उसमें कार्डियक के सिम्टम आते हैं। तो विटामिन बी 1 से संबंधित है थायामिन, विटामिन सी से संबंधित है स्कर्वी, और क्वासिओरकोर और मेरास्मस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें मेरास्मस में ज्यादातर प्रोटीन कैलोरी और प्रोटीन दोनों का डेफिशिएंसी होता है, और क्वासिओरकोर में स्पेसिफिक प्रोटीन का डेफिशिएंसी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कमिटी विच रिकमेंडेड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का रिकमेंडेशन कौन सी कमिटी ने यहाँ पे दिया गया है? मुदालियर, भोर, करतार सिंह और श्रीवास्तव कमेटी, चार कमेटी के नाम है। वो कमेटी जिसने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कंसेप्ट दिया था वो कौन सी है? बहुत अच्छे, वो कमेटी का नाम है करतार सिंह। करतार सिंह कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1972 के अंदर, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1972 के अंदर, और इसने कमिटी ने मल्टीपर्पज वर्कर जो कि अंडर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंडर काम करते हैं उनका कंसेप्ट दिया था। इसके चेयरमैन जो थे वो करतार सिंह थे, इसलिए इस कमेटी को नाम दिया हमने करतार सिंह कमेटी। मुदालियर कमेटी जो है वो कमेटी कॉमनली हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है ना, इसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से हम जानते हैं, पूछा हुआ सवाल है। मुदालियर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इन्होंने बेसिकली जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसको जो है थोड़ा स्ट्रेंथिंग करके उनसे पहले जो है कुछ न्यू सेंटर जो है उनको स्टेबलाइज करने का कंसेप्ट दिया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसका कंसोलिडेशन इसी कमेटी के द्वारा किया गया था। तो ये कमेटी थी मुदालियर कमेटी, जो 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1962 के अंदर मुदालियर कमेटी। और एक कमेटी है भोर कमेटी, जो कि 1943 के अंदर इसका प्रारूप आया था, और 1946 के अंदर ये कमेटी बेसिकली फंक्शन के अंदर आई थी, अपना इन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया था 1946 के अंदर। सर जोसेफ भोर के इसके चेयरमैन थे, और इसको हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी होती है भोर, और प्लानिंग कमेटी होती है मुदालियर। ये दो बातें आपको याद रखनी है, 62 मुडालियर से संबंधित और 46 जो है वो भोर कमेटी। 72 हमने यहाँ पे बात की है जो कि करतार सिंह कमेटी है, 72 में इसका कॉन्स्टिट्यूट आया था, और 73 के अंदर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था करतार सिंह ने। श्रीवास्तव कमेटी जो है, श्रीवास्तव कमेटी, ये 1974 के अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूट आया था, और 75 के अंदर ये कमेटी जो है वो रन उसने अपना स्टेटमेंट दिया था, जो भी अपना प्रारूप था। और ये कमेटी जो थी जो श्रीवास्तव थी, इन्होंने बेसिकली जो है ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एज सपोर्ट मैन पावर पे फंक्शन किया। मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट मैन पावर श्रीवास्तव कमेटी। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर करतार सिंह, और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भोर, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी मुदालियर। ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है, और सन याद रखना आपको। When administering IV fluid to a small dehydrated infant, the most critical factor confronting the nurse is, जब IV फ्लूइड दे रहे हैं तो क्या क्लिनिकल फैक्टर मोस्टली आप कंफर्म करेंगे? एश्योरेंस स्टेरिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नेसेसरी इनटेक, और मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर। आप आईवी फ्लूइड दे रहे हैं स्मॉल स्मॉल मतलब बहुत कम डिहाइड्रेटेड इन्फेंट को, तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर क्या रहेगा? अगर कम डिहाइड्रेशन है और आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो आईवी फ्लूइड ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और आईवी फ्लूइड रुकना भी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा चला गया तो ओवर हाइड्रेटेड हो जाएगा, और अगर रुक गया तो बच्चा सम से मॉडरेट और फिर सीवियर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो सबसे बेसिक फंक्शन उस समय यही रहता है
कि जो भी मेंटेनेंस फ्लो रेट दी है, जितना रेट बोला है, उसी रेट के ऊपर प्रेस्क्राइब आईवी फ्लूइड चलते रहना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, कि हमें हमेशा आईवी फ्लूइड चलते समय ये क्रिटिकल फैक्टर रहता है कि जिस रेट पे आईवी फ्लूइड दिया है उसी रेट पे आईवी फ्लूइड कंटिन्यू फ्लो होते रहना चाहिए। वो नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम अकर होएगा। एमिनोफाइलिन दिया आपने 20 मिनट पहले, इज टू बी गिवन आईवी फॉर 20 मिनट्स एवरी 8 आवर्स, और 8 घंटे में 20-20 मिनट्स में ये देना है। 20 महीने का बच्चा है, हॉस्पिटलाइज है और सीवियर अस्थमा है बच्चे को। एमिनोफाइलिन ड्रग देनी है, 20 मिनट में देनी है, हर 8 घंटे में इसको देना है 20 महीने के बच्चे में। तो इसको देने से पहले आप क्या चीज जो है चेक करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेंगे, इन्फेंट की पल्स और बीपी मॉनिटर करेंगे, और ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिएगा, एमिनोफाइलिन दवाई जो होती है, वो दवाई देने से पहले आपको पता होना चाहिए उस ड्रग के कॉमन साइड इफेक्ट। तो इस दवाई के दो साइड इफेक्ट होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर एजेंट है और दो साइड इफेक्ट है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है उसको गड़बड़ करता है, दोनों को बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी आप इसको दे रहे हैं, यू हैव टू चेक द पल्स एंड ब्लड प्रेशर। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पल्स रेट। और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है जो कि टैकीकार्डिया होता है, इसको देने से पहले आपको पल्स और बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा, टेम्परेचर और ऑक्सीजन का संबंध इस दवाई से नहीं रहता है। नेक्स्ट है ए न्यूली डायग्नोस्ड ल्यूकेमिक चाइल्ड प्लेस ऑन बेड रेस्ट व्हाइल असिस्टिंग विद मॉर्निंग केयर, द नर्स नोट ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट आफ्टर द चाइल्ड हैज, है ना। जब आपने मॉर्निंग केयर दिया तो उसमें आपने देखा कि ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट था, न्यूली डायग्नोस हुआ बच्चा ल्यूकेमिया का, और आपको ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट मतलब उसके कफ के अंदर ब्लड मिला, तो आप क्या करेंगे, है ना। आपका एक्शन क्या रहेगा? जब उसने टीथ को ब्रश किया उस समय ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट था, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिक्योर ए स्मॉलर टूथ ब्रश फॉर द चाइल्ड्स यूज, है ना, बच्चे को स्मॉल टूथ ब्रश दे देंगे, उससे करें। रिकॉर्ड द रिपोर्ट एंड इंसिडेंट विदाउट अलार्मिंग द चाइल्ड, चाइल्ड को अलार्म करने से पहले इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। टेल द चाइल्ड टू बी मोर केयरफुल व्हाइल ब्रशिंग द टीथ, उसको कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहे टीथ को ब्रश करते समय। और रिंज द चाइल्ड्स माउथ विद हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके माउथ को रिंज कर देंगे हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। न्यूली बच्चा है, ल्यूकेमिया का बच्चा है, बेड रेस्ट पे है, जब आप असिस्ट करें हो मॉर्निंग केयर में, तो आपने नोट किया कि उसको ब्लडी एक्सपेक्टोरेंट हो रहा है ब्रश करने के बाद में, तो आपका पहला एक्शन क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे। ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम असिस्ट कर रहे हैं और ब्लडी, जैसे ही आप ये कर रहे हैं और ब्लडी एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको क्या करना है? यहाँ चार ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमें जो ये इंसिडेंस हुआ है उसको रिपोर्ट करना है, और बच्चे को कोई अलार्म नहीं देना, विदाउट अलार्मिंग चाइल्ड को कोई अलार्म नहीं देना है। वी ऑल नो कि ल्यूकेमिया जो होता है उसमें माइलो सप्रेशन होता है, और उसकी वजह से ड्यूरिंग ब्रश थोड़ा इंजुरी होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो ये एक इंसिडेंस है, आपको रिपोर्ट जरूर करना है इसको, और बच्चे को कोई अलार्मिंग साइन नहीं देना है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे? उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसमें पता करेंगे, और जो भी डेफिशिएंट चीज है, प्लेटलेट वगैरह कम है, उसको रिप्लेस करेंगे, है ना। इस टूथ ब्रश से संबंधित ये बात नहीं है, और केयरफुली करने की भी ये बात नहीं है। अगर आप कर रहे थे और उसे अगर ये हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है प्लेटलेट्स का, और प्लेटलेट की कमी से ब्लड वहां पे देखने को मिलता है। तो रिंज करने से भी ये ठीक नहीं होगा। तो ए, सी और डी यहाँ पे गलत जवाब है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि साहब वी हैव टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट्स विदाउट अलार्मिंग द चाइल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। यू ऑल नो कि एग्जाम जो है वो 1 सितंबर की जगह 8 सितंबर को होना है, तो ये बेस्ट बात है, और एक वीक एग्जाम का बाद में होना हमारे लिए जो है और तैयारी को हमें टाइम मिलेगा। क्यों हुआ है इसका रीजन जो है वो कोविड में जो भी ये जो है लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है, इसके कारण ऐसा हुआ है। तो 7 तारीख को कुछ गाइडलाइन चेंज होगी, तो 8 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराना थोड़ा आसान हो जाएगा, इस पर्पज से ये हुआ है। तो बिल्कुल ना घबराएं कि ये खत्म होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनते रहिए, और मैक्सिमम कंसेप्ट को क्रिएट करते रहिए, ताकि एग्जाम को क्रैक करना और आसान हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक आप लोग जो है इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।